मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता एवं केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल में वन संरक्षण व जलवायु समर्थ आजीविका विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ के अवसर पर क्या कहा, आप भी सुने। वे दीप प्रज्वलित कर और भगवान बिरसा मुंडा और रानी दुर्गावती के चित्र पर पुष्पांजलि कर इस 2 दिवसीय समागम का विधिवत शुभारंभ करें। आदरणीय देवी सज्जनों, विश्व धरोहर दिवस के उपलक्ष्य में आज का ये विचार समागम इन अर्थों में बेहद समीचीन लगता है कि हम अपनी पूरी वसुंधरा के भूखंड पर वन क्षेत्रों के रूप में एक ऐसी धरोहर को पाने का सौभाग्य इस मनुष्यता को प्राप्त हुआ है जिससे हमारा संपूर्ण जीवन संचालित है। हमारे पर्व, उत्सव, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और मनुष्यता के तमाम पाठ जो सामूहिकता से होकर हमें उत्कर्ष के मार्ग प्रशस्त करते रहे हैं। मंगल दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ इस 2 दिवसीय कार्यशाला का हमारी सनातन आकांक्षा सबके सुख और कल्याण की कामना करती है, जिसमें ऋषि परंपरा का उद्घोष हमें फिर याद आता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और शुभम कृत्वम कल्याणम, आरोग्यम धन संपदाम, शत्रुबुद्धि विनाशाय, दीपम ज्योति नमोस्तुते। अंधेरे से उजाले की ओर जाने की सतत आकांक्षा हमारी भारतीय संस्कृति का परिचायक है और इसी उजाले में, ज्ञान के उजाले में, सभ्यता और संस्कृति के उजाले में हम जीवन के मार्ग पर अपने कदम बढ़ाते रहे हैं। अभी उठे हैं, तनिक चले हैं, कल दौड़ेंगे जोर से। ये गतिशीलता, ये गौरव, ये गरिमा हमें भारतीयता की परिभाषा को पुनः पुनः पढ़ने का अवकाश देती है। और इसी के साथ भगवान बिरसा मुंडा और रानी दुर्गावती हमारी धरोहर हम कहते हैं, हमारी विरासत है। और जब इनके वीरता और पराक्रम की कहानियां हमसे गुजरती हैं तो स्वतः ही इनके प्रति कृतज्ञता के फूल अर्पित करने का मन करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी और अन्य सभी हमारे अभ्यागतों ने सामूहिक रूप से मंगल दीपदान और पुष्पार्पण किया और अब हम मंच पर उनका हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे, अभिनंदन करना चाहेंगे। हम आदरणीय श्री अशोक वर्णवाल, अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन वन विभाग से निवेदन करते हुए आए और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी का पौधा भेंट कर स्वागत करें। ये हरी तिमा जो पौधे के रूप में हमें दिखाई देती है, हमें वन संपदा की याद दिलाती है, एक ऐसी धरोहर की याद दिलाती है जिसके साथ हमारे जीवन भी हरियाली और खुशहाली का प्रतीक बनता रहा है। स्वागत अभिनंदन आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी का। आदरणीय श्री गुलशन बामरा, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग से निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी का पौधा भेंट कर अभिनंदन करें, स्वागत करें। आदरणीय श्री श्रीमन शुक्ला, आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग से निवेदन है माननीय दुर्गादास उइके जी, राज्य मंत्री भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। आदरणीय श्रीमती वंदना वैद्य, संचालक जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएं, निवेदन है मंच पर पधारें। और माननीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री हैं, उनका स्वागत अभिनंदन। आदरणीय श्री सुखदेव उइके जी से निवेदन है, पेशा एक्ट जिला समन्वयक बैतूल से पधारे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, डॉक्टर मोहन यादव जी का वनवासी समाज की ओर से स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री नरेंद्र मरावी जी, पूर्व अध्यक्ष राज्य अनुसंधान जनजातीय आयोग, उनसे निवेदन है वे आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी का स्वागत करें। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं आदरणीय मरावी जी, स्वागत। सुश्री दंपति ठाकुर, पेशा एक्ट जिला समन्वय कुमरिया से पधारी हैं, वे आएँ। और माननीय दुर्गादास उइके जी, माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय सुश्री निर्मला भूरिया जी के अभिनंदन के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्री प्रवीण चौहान, पेशा एक्ट जिला समन्वय कलीराजपुर आदिवासी बहुल अंचल से हमारे बीच पधारे। आदरणीय निर्मला जी का
मंत्री मध्य प्रदेश शासन महिला और बाल विकास का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आदरणीय श्री के पबिया संयुक्त आयुक्त विकास जनजाति क्षेत्र विकास से निवेदन है आदरणीय माननीय श्री गिरीश कुबेर जी का स्वागत करें। वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बतौर हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका स्वागत। आदरणीय श्री के पबिया से निवेदन है वे आदरणीय प्रोफेसर श्री राहुल मुंगीकर जी की भी एक वरद उपस्थिति हमारे साथ बन रही है, उनका स्वागत करें। और आदरणीय सुश्री नेहा गुप्ता को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं, वे माननीय सांसद महोदय का स्वागत करें। आदरणीय सांसद श्री गजेंद्र पटेल जी खरगोन बड़वानी इलाके से हमारे बीच पधारे हैं, स्वागत। अभिनंदन। आदरणीय प्रमुख सचिव जनजाति कार्य विभाग श्री गुलशन बामरा से निवेदन है वे आएं और आप सबका स्वागत करें और कार्यशाला का परिचय भी दें। मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में समुदाय आधारित वन पुनर्स्थापन एवं जलवायु अनुकूल आजीविका संबंधी इस राष्ट्र स्तरीय कार्यशाला में के उद्घाटन सत्र में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्री पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन श्री भूपेंद्र यादव जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मनमोहन यादव जी, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य श्री दुर्गादास उइके जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास सुश्री निर्मला भूरिया जी, हमारे बीच उपस्थित सांसद खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र श्री गजेंद्र सिंह पटेल जी, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री गिरीश कुबेर जी वनवासी कल्याण आश्रम से, हमारे बीच उपस्थित अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन वन विभाग श्री अशोक बंडवाल जी, हमारे बीच उपस्थित पूर्व केंद्रीय सचिव जनजातीय कार्य विभाग तथा अध्यक्ष जनजातीय प्रकोष्ठ श्री दीपक खांडेकर जी, इस सभागार में उपस्थित देश भर से की विभिन्न संस्थाओं से पधारे, हमारे अनुरोध पर पधारे और इस विषय से संबंधित जुड़े विशेषज्ञ और प्रैक्टिशनर्स, हमारे खुद प्रदेश के विभिन्न जिलों से पधारे समुदाय आधारित संस्थाओं के प्रतिनिधि, ग्राउंड वर्कर्स एवं मेरे साथी विभागीय अधिकारी और कर्मचारी बंधुओं। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हम माननीय भूपेंद्र यादव जी से निवेदन करते हैं वे भी हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से आइए हम आदरणीय माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत करें। आज इस 2 दिवसीय कार्यशाला में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के वन राज्य मंत्री कुंवर विजय शाह जी, भारत सरकार में जनजातीय कार्य के मंत्री सम्माननीय दुर्गादास उइके जी, बहन सम्मान्य निर्मला भूरिया जी, हमारे सांसद भाई गजेंद्र पटेल जी, हम सबके सम्मान्य और जनजातीय क्षेत्र में लगातार अनवरत सेवा कार्य कर रहे सम्मान्य गिरीश कुबेर जी, यहाँ इस 2 दिवसीय कार्यशाला में पधारे हुए सभी सहभागीगण, मैं अभी कार्यशाला के जो आगामी सत्रों को देख रहा था तो मुख्यतः आपकी कार्यशाला 3 विषयों पे हो रही है। पहला पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज़ है, तो पॉलिसी रिलेटेड इशू में फॉरेस्ट राइट एक्ट है, फॉरेस्ट पॉलिसी है और बायोडाइवर्सिटी एक्ट के जो नए परिवर्तन हैं उसको आपकी कार्यशाला में विचार करने का तय किया गया है।
दूसरा इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग है और उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ने के विषय हैं, तो ट्राइफेड से लेकर के और बाकी सारे विषयों को आपकी कार्यशाला में जोड़ा गया है। और तीसरा जो अंतिम भाग आपकी कार्यशाला का है वो इसकी सक्सेस स्टोरीज़ का है, वन उपज को लेकर के, विशेष रूप से व्यवसाय बढ़ाने को लेकर के है। इससे पहले मैं गिरीश कुबेर जी को सुन रहा था और हमारे दुर्गादास जी को सुन रहा था। DDU के साहब तो हमारे बड़े स्पिरिचुअल आदमी हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा वाक्य का उल्लेख किया 84 लाख योनियों का। जो दुनिया में दो तरह की डेवलपमेंट थ्योरी है, एक ईस्ट की है और एक वेस्ट की है। जो वेस्ट की डेवलपमेंट थ्योरी है उसको एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट कहते हैं, केवल मनुष्य केंद्रित विकास। ये जो वेस्ट की थ्योरी है। और ईस्ट की थ्योरी में हम कहते हैं कि प्रकृति रक्षितः रक्षत। अगर आप प्रकृति की रक्षा करते हो तो प्रकृति आपकी रक्षा करती है। उसी के उदाहरण अभी गिरीश कुबेर जी ने भी अपने संबोधन में किस प्रकार से जहाँ कम वन सब्जियाँ उगती है तो हम उसको आगे बढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। यह दुर्गादास जी उइके ने भी अपने विषय में कहा। एक बहुत सुंदर जापानी शब्द आता है ईशोफानी। ईशोफानी का अर्थ है वननेस विथ नेचर, नेचर के साथ एक स्वरूपता का भाव होना। और इसलिए जो DDA उइके जी कह रहे थे तो मैं यही सोच रहा था कि ये जो नेचर है दो तरह के लोगों को मिलके बनती है, एक लिविंग है और एक लिविंग बीइंग है। लिविंग बीइंग मतलब जिनको हम मनुष्य से लेके जितनी भी स्पीशीज़ हैं, हमारा इम्पैक्ट नेचर पे होता है, पर नेचर भी लिविंग है। वरना नेचर में से ज्वालामुखी नहीं आता, नदियाँ नहीं बहती, धाराएं नहीं होती। तो ये लिविंग और लिविंग बीइंग के साथ जो वननेस का भाव है, उसी का सुंदर ईस्ट की थ्योरी में जापानी शब्द आता है ईशुफानी, या जिसको हम कहते हैं प्रकृति रक्षित रक्षत। लेकिन समस्या केवल इतनी होती तो इतना ज़्यादा सोचने की और ये कार्यशाला करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब पश्चिम में एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट हुआ तो जिस सिविलाइजेशन में हम लोग रह रहे हैं, इसमें फिर ये लगने लगा कि भाई जितना भी हम विकास कर रहे हैं, ये विकास में एक चीज़ है, जो नेचर पैदा करती है वो नेट जीरो होता है, जो इंसान पैदा करती है वो गार्बेज होता है। मेरी बात को बहुत अच्छे उदाहरण के साथ समझा दूँ। नेचर कोई भी फल पैदा करेगी, उसको पक्षी खाएगा, वो ज़मीन पे गिरेगा, ज़मीन में उसमें छोटे छोटे माइक्रोबायोलॉजी जीव हो जाएंगे, वो खाद बनेगा, खाद के बाद वो फॉसिल फ्यूल बनेगा। इंसान कुछ भी बनाएगा, चाहे प्लास्टिक बनाए चाहे कार बनाए, वो लास्ट में गार्बेज के रूप में परिवर्तित होगा, वो नेट जीरो नहीं होगा। तो नेट जीरो का सबसे बड़ा उदाहरण नेचर है। और नेचर के साथ जो हमारी जीवन पद्धति है वो हमारी जनजातीय समाज की जीवन पद्धति, उसमें आदर्श है। और इसलिए हम उन्हीं चीज़ों का उपयोग भी पहले करते थे। शादी ब्याह में जो हमारे पत्तल से लेकर सब चीज़ें जो गिरीश जी अपने वक्तव्य में बता रहे थे वो नेचर आधारित थे। पर अब तो जीवन ऐसा है नहीं। अब तो हम सब सिविलाइजेशन के उस दौर में आ गए हैं कि सब गार्बेज ही करते हैं। कोई भी विलेज हो, ट्राइबल हो नॉन ट्राइबल हो, सब प्लास्टिक के कप यूज़ करते हैं, सब प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हैं। तो लाइफ स्टाइल सबकी बदल गई है। तो दुनिया में जब ये सारा विषय होने लगा, लाइफ स्टाइल बदलने लगी, तो उनको लगा कि ये तो बहुत कार्बन एमिशन हो रहा है। तो फिर एक दूसरा कंसेप्ट वेस्ट में खड़ा हुआ था 201 साल पहले। उन्होंने कहा बायोसेंट्रिक डेवलपमेंट होना चाहिए, पर उनको लगा बायोसेंट्रिक डेवलपमेंट से भी बहुत खतरा हो रहा है। तो फिर तीसरा विषय उन्होंने खड़ा किया कि नहीं, डीप इकोलॉजिकल सेंस होना चाहिए, जिसको नॉर्वे के एक फिलोसोफर एर्ने नेस ने डेवलप किया। और वेस्ट में भी एक थ्योरी चली कि नहीं, हमको नेचर के साथ रहना है। तो दुनिया में 3 कन्वेंशन आई, UNFCCC आई कि भाई जितना आप मॉडर्न में कार्बन एमिशन कर रहे हैं, इससे तो धरती का ही तापमान बढ़ रहा है। धरती का तापमान ऐसा होगा कि धरती रहने लायक नहीं रहेगी। तो फिर क्लाइमेट चेंज की कन्वेंशन आई। दूसरा फिर ये निकल कर के आया कि भाई ये डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट में कुल मिलाकर बायोडायवर्सिटी लॉस इतना हो जाएगा, क्योंकि अब तो सब प्रोडक्शन होता है, 1 मिनट में सब कुछ दवाई में बदल जाता है।
तो इसको तो 1/3 दुनिया को तो प्रिजर्व और कंजर्व करके रखना होगा। तो एक नई इंटरनेशनल कन्वेंशन निकल के आई जिसको बायोडायवर्सिटी कॉप कहा। पर तीसरा ये कहा कि डेवलपमेंट के कारण भी जो धरती में उपज योग्य ज़मीन है, क्योंकि 1/3 धरती पे तो पानी है, रहोगे कहाँ पे, और जो बची हुई 1/3 है वो पहाड़ है, रेगिस्तान है, उसमें कहाँ रहोगे। बची हुई जो 1/3 है उसी में तो इंसान रहता है, और उसमें भी इंसान सबसे बेहतरीन ज़मीन पे इंसान ही जाके रुकता है, किसी और को नहीं रहने देता है। हमारी बस्तियाँ वहीं बसती है जो सबसे बेहतरीन ज़मीन होती है। लेकिन इतना ही हम नहीं छोड़ते, जो बच रही है ज़मीन उसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, वाटर स्कैर्सिटी पैदा करते हैं, ज़मीन को सैलिनेशन की ओर लेके जाते हैं। तो फिर दुनिया में एक नई कन्वेंशन निकल के आई, UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर डेजर्टिफिकेशन। तो 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, बायोडायवर्सिटी लॉस, डेजर्टिफिकेशन और क्लाइमेट चेंज, धरती का तापमान बढ़ना। अब ऐसे में सभी समुदायों की सहभागिता कैसे हो और किसको आगे बढ़ाया जाए। तो इसलिए फिर ये तय है कि हमें नेचर को, फॉरेस्ट को प्रिजर्व और कंजर्व करना चाहिए। जो कम्युनिटी लगातार यहाँ पर रह रही है उनकी राइट्स की भी चिंता करनी चाहिए, और कम्युनिटी बेस्ड लिविंग को बढ़ाने के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज शेयरिंग, ये सब बढ़ानी चाहिए। तो ये मिला जुला समस्या, ये एक जने की नहीं है, ये सबको समवेत रूप से चिंता करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि शहरों में आप कार्बन एमिशन करेंगे और कोई बैठ करके आपके पाप को धोने के लिए नेचर को बढ़ाएगा। एक बैलेंसिंग एटीट्यूड ओवरऑल सोसाइटी का चाहिए नेचर के प्रति, नेचर को कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, और जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा दुनिया को जो नाम दिया है, लाइफ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल। और मैं तो आजकल IITs और इनमें बच्चों में बात करने जाता हूँ तो मैं कहता हूँ भाई जो नई टेक्निक है उसमें आप 7 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो। नंबर 1, सेव एनर्जी, क्योंकि एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जिसको इंसान नहीं बना सकता। किसी भी चीज़ से एनर्जी आए, यूरेनियम से एनर्जी आए, पानी से एनर्जी आए, विंड से एनर्जी आए, कोल से एनर्जी आए, लास्ट सोर्स नेचर ही होता है। तो पहला है सेव एनर्जी। दूसरा है सेव फूड। फूड हम कोई भी इंसान फैक्ट्री में नहीं बना सकता, फूड तो धरती देती है। कभी कोई फैक्ट्री अगर किसी को मिल जाए जहाँ से गेहूँ बनता हो, ब्रेड की हो सकती है गेहूँ से, लेकिन गेहूँ बनाने की नहीं हो सकती। गेहूँ धरती में से आएगा, चावल धरती में से आएगा। तो सेव एनर्जी, सेव फूड। तीसरा है सेव वाटर, क्योंकि वाटर जो है, और ख़ासकर पीने योग्य वाटर। और चौथा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हम कहीं भी जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, और अब तो जो जितने बड़े से बड़े, चाहे मैं तो सारे इंटीरियर इलाकों में भी देश में घूमता हूँ, वहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की है। और जो उससे बड़ी चुनौती है वो है ई वेस्ट मैनेजमेंट। अब किसी की भी किचन ऐसी नहीं है जिसमें 40% इलेक्ट्रॉनिक सामान ना हो, मोबाइल ना हो। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट। और उससे भी जो बड़ी चुनौती है छठी, वो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। और सातवीं, जो अभी गिरीश जी और DD उइके ने कहा है, हेल्दी लाइफ स्टाइल। और हेल्दी लाइफ स्टाइल में जो हमारे ट्राइबल हैं वो हमारे आदर्श उदाहरण हैं। तो आप जब तीनों चीज़ों की बात करोगे, आप पॉलिसी और लॉ की बात करोगे, आप इंस्टीट्यूशन की बात करोगे, आप नॉलेज शेयरिंग की बात करोगे, इन तीनों चीज़ों को करते समय दुनिया की जो चुनौतियां हैं उससे आप अपने आप को एक तरफा नहीं रख सकते। आप साइलो में नहीं सोच सकते हो, आपको अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोचना होगा। आपको केवल ट्राइबल है तो वो केवल पेड़ ही उगाता रह जाए, ऐसा नहीं, उसको भी दुनिया के फलक पे सबसे आगे जाने के वातावरण में भी अवसरों को लेना होगा। तो दोनों का बैलेंसिंग करके जब हम सोचेंगे कि दुनिया की चुनौती है, अपने यहाँ एक आदर्श लाइफ स्टाइल है, तो दोनों को मैच करके हमको आगे बढ़ाना होगा। अब इसमें विशेष रूप से ट्राइबल क्षेत्र के लिए सरकार फॉरेस्ट राइट को लेकर के तो काम कर ही रही है, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को लेके काम कर रहे हैं, हम अपने इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। आज तक हमारे मंत्रालय में 17 से ज़्यादा डिपार्टमेंट थे, उनको हमने 4 वर्टिकल में बांटा। जैसे टेक्सोनॉमी के हमने 1 करे, कैपेसिटी बिल्डिंग के हमने 1 करे, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के हमने 1 करे। तो इसको करके हम एक स्ट्रीम लाइनिंग करके विषयों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और निश्चित रूप से उसमें जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं उनके जीवन में परिवर्तन आए, गरिमापूर्ण जीवन वो जिए,
इसी को लेकर के हमको इस विषय को आगे बढ़ाने की चेष्टा करने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। तो दुनिया के बढ़ते हुए खतरे, दुनिया में वैचारिक रूप से विकसित हुई दुनिया के परिणाम से उत्पन्न होने वाले साइड इफ़ेक्ट, और इस जो सेमिनार है ये केवल एक तरफा ना सोचे। अगर केवल एक तरफा सोचा तो दुनिया तो भाग रही है, हम उसी के पार्ट हैं। ऐसा एक जिसको समग्र चिंतन कहते हैं, वो समग्र चिंतन आने वाले 2 दिन में होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और इसलिए जो प्रधानमंत्री जी का एक हमारे को सबसे बड़ा नारा होता है वोकल फॉर लोकल, तो अपने लोकल के प्रति हमें जागरूक होते हुए लेकिन वैश्विक चुनौतियों के लिए मिशन लाइफ जैसा जो मंत्र है उसको आगे बढ़ाते हुए करें। एक बड़ा काम और पूरे देश में किया है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को लगाया है। ये एक पेड़ माँ के नाम अभियान भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया में बड़े क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम किए जा रहे हैं। जैसे एनर्जी को लेकर के केवल कार्बन एमिशन वाली एनर्जी ना हो, तो सोलार को लेकर भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है जिसमें 137 देश मेंबर हैं। जितनी ऊर्जा हमको चाहिए उसकी 8 गुना सूरज से मिलती है, तो नेचर सेव होगा। दूसरा, जितने भी डिज़ास्टर हम देख रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले हमने बर्मा में भूकंप देखा। जब डिज़ास्टर आता है तो सब जगह आता है, वो देखता नहीं है कि कहाँ पे कौन रहता है, और इसी इम्पैक्ट के कारण आता है। तूफान आता है तो सब जगह आता है, तो उसको लेकर के एक कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। तीसरा, तकनीकी, अब कोई बिना तकनीकी के जी नहीं सकता है, चाहे ट्राइबल हो चाहे नॉन ट्राइबल। मोबाइल सबको चाहिए, डिजिटल कनेक्शन सबको चाहिए, गाड़ी सबको चाहिए, ट्रांसपोर्ट सबको चाहिए, लाइफ तो सबको चाहिए। एक्सेस टू एनर्जी हमको देनी है, इससे हम अलग नहीं रह सकते, अछूते नहीं रह सकते। लेकिन जिन इंडस्ट्रियों में ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है उनके लिए लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन लेड आईटी करके सरकार ने चलाया है। उसके बाद जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें बायोफ्यूल का बहुत महत्व है। एक इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनाया गया है, और दुनिया भर में जहाँ बेस्ट फॉरेस्ट एरिया हैं वहाँ पर हमारी जो बिग कैट्स हैं उनके कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को भी बनाया गया है। ये क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का अर्थ ही यह है कि दुनिया के जितने भी विकासशील देश हैं, जिसको ग्लोबल साउथ कहते हैं, ग्लोबल साउथ में ज़्यादातर ट्राइबल एरिया के ही सारे कंट्रीज़ हैं, ऐसे सारे ग्लोबल साउथ को भारत एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उपलब्ध हो। आज के जीवन की चुनौतियों को लोकल स्तर पे वोकल फॉर लोकल तो होना ही है, लेकिन वैश्विक अर्थों में नेतृत्वकारी भी बनना है। इसलिए आपकी ये जो कॉन्फ्रेंस है, इस व्यापक परिप्रेक्ष्य को देखकर फ्यूचर की जो हमारी जनजाति समाज है उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नेतृत्वकर्ता बने, और नई टेक्नोलॉजी के साथ मिलते हुए भारत की जो मूल मान्यता है प्रकृति रक्षिता रक्षत, उसको आगे बढ़ाने में एक सार्थक कदम सिद्ध होगी। ऐसी मैं शुभकामनाएं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।